साथ बदलते भारत की शान। नमस्कार किसान भाइयों बहनों, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। कृषि दर्शन की एक नई कड़ी में मैं अदिति शर्मा आप सभी का स्वागत करती हूं। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे इस कार्यक्रम में कुछ अहम जानकारियां हम आप तक पहुंचाएंगे। सबसे पहले आपको बताएंगे एफपीओ के बारे में, फिर आपकी मुलाकात करवाएंगे प्रगतिशील किसान अभिषेक राणा से और फिर बात होगी किसान क्रेडिट कार्ड की। तो फिर आइए आज के अंक की शुरुआत करते हैं। आइए अब कार्यक्रम में नजर डालें हमारे पहले सेगमेंट विज्ञान और किसान पर। किसान भाइयों बहनों, हमारी सरकार ने लक्ष्य रखा है 10,000 नए एफपीओ बनाने का और इनका उद्देश्य यही है कि हमारे किसानों को आर्थिक रूप से मजबूती मिल सके। जो काम हमारे किसान अकेले नहीं कर पाते, अगर वो एक समूह बनाकर करेंगे तो निश्चित तौर पर लक्ष्य की प्राप्ति की जा सकेगी और इसके लिए बहुत ही बेहतरीन विकल्प है एफपीओ। क्या है एफपीओ, किस तरह से इसका गठन किया जा सकता है, किस तरह से ये आपके लिए लाभकारी साबित हो सकता है, आइए जानते हैं हमारे सेगमेंट में। हमारे देश में 86% किसान छोटे और सीमांत है, यानी इनके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं है। जाहिर है इनकी उपज भी कम है और आमदनी भी। यही वजह है कि इन्हें ऋण, कस्टम हायरिंग, बीज उत्पादन, मूल्यवर्धन, प्रसंस्करण और मंडियों में कई तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। किसान उत्पादक संगठन यानी एफपीओ इन सभी समस्याओं का समाधान है। अगर आपके पास 1 हेक्टेयर से ज्यादा जमीन नहीं है तो आप किसी एफपीओ का हिस्सा बन सकते हैं। एफपीओ किसानों का ऐसा समूह है जो मिलकर खेतीबाड़ी या कृषि से कारोबार करता है। बहुत सारे किसान एक समूह बनाकर कंपनी एक्ट में रजिस्टर्ड करवा सकते हैं। इसका मतलब हुआ कि सिर्फ 1 हेक्टेयर जमीन वाला किसान भी एक कंपनी का हिस्सेदार हो सकता है। अकेला छोटा किसान जब अपनी थोड़ी सी फसल को मंडी में बेचने जाता है तो उसकी कोई हैसियत नहीं होती, लेकिन जब छोटे किसान समूह बनाकर खेती करेंगे तो उन सबकी उपज मिलकर बहुत ज्यादा हो जाएगी और बाजार में वो ज्यादा मोल भाव की स्थिति में होंगे। सरकार एफपीओ को काफी बढ़ावा दे रही है और देश भर में 10,000 किसान उत्पादक संगठन तैयार कर रही है। वित्तीय लाभ और तकनीकी सहायता के लिए एफपीओ को कंपनी कानून 2013 या राज्य सहकारी समिति कानून के तहत रजिस्ट्रेशन कराना होगा। मैदानी इलाकों में एक एफपीओ में कम से कम 300, जबकि पहाड़ी या पूर्वोत्तर राज्यों में 100 किसान होने जरूरी हैं। सरकार हर एफपीओ को 3 साल के लिए अधिकतम 18 लाख रुपए तक की वित्तीय सहायता दे रही है। एफपीओ के वित्तीय आधार को मजबूत करने हर सदस्य को अधिकतम 2,000 रुपए की आर्थिक मदद का प्रावधान है। किसान उत्पादक संगठन बनाने के बाद आपको बीज, उर्वरक, कीटनाशक या इसी तरह का दूसरा जरूरी सामान थोक दरों पर मिलना शुरू हो जाएगा। साथ ही लागत कम करने के लिए किराए पर कल्टीवेटर, टिलर, स्प्रिंकलर सेट, कंबाइन हार्वेस्टर जैसी मशीनें मिलने लगेंगी। इसके अलावा सफाई, परख, छटाई, ग्रेडिंग और पैकिंग पर खर्च कम हो जाएगा। साथ ही खेत पर प्रसंस्करण की सुविधा भी मिलेगी। एफपीओ को भंडारण और ढुलाई की सुविधाएं भी दी जाएंगी। आप चाहे तो अपने एफपीओ को बीज उत्पादन, मधुमक्खी पालन या फिर मशरूम की खेती से भी जोड़ सकते हैं। ये ज्यादा आमदनी देने वाले काम हैं। एफपीओ से जुड़े किसान अपनी उपज को एक जगह इकट्ठा करके बेच सकते हैं या उनका मूल्यवर्धन करके बाजार ले जा सकते हैं। साझा लागत पर भंडारण, ढुलाई और लोडिंग की सुविधा मिलेगी। एफपीओ क्लस्टर आधारित संगठन है। क्लस्टर वो भौगोलिक क्षेत्र है जिसमें एक जैसी फसलों की खेती या फिर एक जैसे कृषि उत्पाद तैयार किए जाते हैं। यही वजह है कि सीबीबीओ यानी क्लस्टर आधारित व्यवसायिक संगठन की भूमिका काफी महत्वपूर्ण है।
अप्रैल 2022 तक के आंकड़े बताते हैं कि इस योजना के तहत 5,87,000 से भी ज्यादा किसानों को जोड़ा गया है। इनमें महिला केंद्रित एफपीओ की संख्या 200 से भी ऊपर है। आदिवासी जिलों में 481 एफपीओ पंजीकृत हुए हैं, जबकि करीब 3 लाख किसान एफपीओ के शेयरधारक के रूप में रजिस्टर्ड हुए हैं। इसके अलावा किसान सदस्यों की ओर से इक्विटी योगदान 36 करोड़ 82 लाख रुपए है। किसान उत्पादक संगठनों ने लेन देन भी शुरू कर दिया है। एसएफएसी के 84 एफपीओ ने कुल 9,28,000 रुपए का लेन देन किया है, जबकि नेफेड के 12 एफपीओ का लेन देन 48 लाख से भी ऊपर है। तो ये था हमारा सेगमेंट विज्ञान और किसान। इसी के साथ बता दें आपको कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन और बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। भारत सरकार का हर प्रयास किसानों को दे रहा है एक नई आस। देश के किसानों की खुशहाली और उन्हें आत्मनिर्भर बनाने के लिए भारत सरकार समर्पित है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कृषि क्षेत्र में किए गए निरंतर प्रयासों के फलस्वरूप देश खाद्यान्न व बागवानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भर हो चुका है और देश में दलहन का उत्पादन भी बढ़ा है। इसी तरह भारत सरकार ने खाद्य तेलों के उत्पादन को बढ़ाने के भी अनेक प्रयास किए हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने दूरदर्शी निर्णय लेते हुए राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम की शुरुआत की है। इस मिशन से देश भर के किसानों को बहुत लाभ मिलेगा। कृषि के पूंजी निवेश में वृद्धि होगी, खाद्य तेल आयात पर देश की निर्भरता कम होगी और रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। खाने के तेल में आत्मनिर्भरता के लिए अब राष्ट्रीय खाद्य तेल मिशन ऑयल पाम का संकल्प लिया गया है। इससे किसानों को तो सीधा लाभ होगा ही, गरीब और मध्यम वर्ग के परिवारों को सस्ता और अच्छी क्वालिटी का तेल भी मिलेगा। यही नहीं, ये मिशन बड़े स्तर पर रोजगार का निर्माण करेगा। इस मिशन के अंतर्गत ऑयल पाम का रकबा और पैदावार बढ़ाने पर जोर देने के लिए सरकार ने 11,000 करोड़ रुपए से अधिक की सहायता राशि निर्धारित की है। मिशन के तहत सरकार ने ऑयल पाम की खेती के लिए रोपण आदि की सहायता में बढ़ोतरी करते हुए पहले मिलने वाले 12,000 रुपए प्रति हेक्टेयर को बढ़ाकर 29,000 रुपए प्रति हेक्टेयर तक कर दिया है। ऑयल पाम के पुराने बागों के पुनरुद्धार के लिए 250 रुपए प्रति पौधा के हिसाब से विशेष सहायता दी जा रही है। पौधारोपण सामग्री की कमी दूर करने और बीजों की पैदावार करने वाले बागों को भी सहायता दी जाएगी। इसके तहत 15 हेक्टेयर ऑयल पाम उद्यान के लिए 80 लाख रुपए तक की सहायता राशि दी जाएगी। इसके अलावा नर्सरी विकास के लिए 40 लाख रुपए तक तय किए गए हैं। पूर्वोत्तर और अंडमान राज्यों के लिए विशेष सहायता का भी प्रावधान है। ऑयल पाम के किसान ताजे फलों के गुच्छे यानी FFB का उत्पादन करते हैं, जिनकी वर्तमान में कीमतें अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में उतार चढ़ाव के आधार पर तय होती हैं। पहली बार केंद्र सरकार ताजे फलों के गुच्छे की कीमत के लिए किसानों को आश्वासन दे रही है। ये व्यवहार्यता मूल्य यानी VP कहलाएगा, यानी किसानों को कोई घाटा नहीं होने दिया जाएगा। व्यवहार्यता मूल्य VP तय करने की शुरुआत 1 नवंबर से होगी और अगले वर्ष 31 अक्टूबर तक जारी रहेगी। इसे ऑयल पाम वर्ष कहा जाएगा। इस योजना के तहत वर्ष 2025-26 तक ऑयल पाम का रकबा 6.5 लाख हेक्टेयर सृजित करने और कच्चे ऑयल पाम की पैदावार वर्ष 2025-26 तक 11.20 लाख टन पहुंचाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। सरकार के इस महत्वपूर्ण निर्णय से देश में ऑयल पाम की खेती करने वाले किसानों में विश्वास पैदा होगा और वे खेती का रकबा बढ़ाएंगे। इस तरह पाम ऑयल का उत्पादन भी बढ़ेगा, जिससे किसानों की आय बढ़ेगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था भी सुदृढ़ होगी। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत है। अब कार्यक्रम में आइए नजर डालते हैं हमारे सेगमेंट कृषि स्टार्टअप पर। किसान भाइयों बहनों,
हमारी खेती किसानी के क्षेत्र में कई ऐसे उदाहरण हैं जिन्होंने अपनी अलग सोच के चलते एक नया मुकाम हासिल किया है। आज के हमारे जो प्रगतिशील किसान हैं अभिषेक राणा, उन्होंने भी कड़ी मेहनत से सफलता हासिल की है। तो आइए उन्हीं का रुख कर लेते हैं, उन्हीं की जुबानी जान लेते हैं उनकी सफलता की कहानी। जैविक खेती देसी खेती का आधुनिक तरीका है जहां प्रकृति एवं पर्यावरण को संतुलित रखते हुए खेती की जाती है। इसमें रासायनिक खाद, कीटनाशकों का उपयोग नहीं कर खेत में गोबर की खाद, कंपोस्ट, जीवाणु खाद, फसल अवशेष, फसल चक्र और प्रकृति में उपलब्ध खनिज जैसे रॉक फॉस्फेट, जिप्सम आदि द्वारा पौधों को पोषक तत्व दिए जाते हैं। जैविक उत्पाद हमारी सेहत के लिए सबसे कारगर हैं। जैविक उत्पाद खाने से तमाम बीमारियां दूर रहती हैं और शरीर स्वस्थ रहता है। खेती की लागत कम आती है और उत्पादन भरपूर मिलता है। यही वजह है कि सरकार की ओर से जैविक खेती को लगातार बढ़ावा दिया जा रहा है। साथ ही हमारे देश के किसान भी अब जैविक खेती के होने वाले फायदों को जानकर इसे अपनाने लगे हैं। आज बात ऐसे ही एक किसान अभिषेक राणा की। अभिषेक राणा अंबाला हरियाणा के रहने वाले एक प्रगतिशील किसान हैं। ये पिछले 4 साल से जैविक खेती कर रहे हैं। इनके पास कुल 28 एकड़ खेत है, जिसमें से 10 एकड़ में वो जैविक खेती करते हैं। जैविक खेती के बारे में इन्होंने अपनी पढ़ाई के दौरान ही सारी जानकारियां इकट्ठी कर ली थी। मैं पिछले 4 सालों से ऑर्गेनिक खेती कर रहा हूँ। ऑर्गेनिक खेती मेरे लिए कोई एक नया कॉन्सेप्ट नहीं था। जहाँ से जैसे मेरी पढ़ाई हुई है गुरुकुल कुरुक्षेत्र से 2002 से 2011 तक मतलब मैं चौथी क्लास में वहाँ पे गया था। तो चौथी क्लास से मैं जब तक मैंने +2 किया, मैंने वहाँ पे ऑर्गेनिक खेती को ही वहाँ पे देखा है कि किस तरीके से वहाँ पे गाय के गोबर के द्वारा ही खेती की जाती थी। गौमूत्र को एक तालाब में इकट्ठा करके और उसकी पानी के साथ सिंचाई की जाती थी पूरी ज़मीन के अंदर। तो मेरे लिए कोई नया एक कॉन्सेप्ट नहीं था कि जो मैं अपनी ज़मीन पे करने के लिए मुझे जैसे मैंने उसको स्टार्ट किया है तो कुछ उसमें नया नहीं था मेरे लिए करने के लिए। तो वो मैं शुरू से देखा है, वो भी मैंने उसको किया है अभी आके जी। शुरुआत से ही वो जैविक खेती करना चाहते थे। 1 एकड़ से इन्होंने जैविक खेती की शुरुआत की थी। फिर जैसे जैसे उत्पादों की मांग बढ़ती गई, अपने खेत में इन्होंने मुख्य फसल के रूप में दलहन को लगा रखा है। इसकी एक खास वजह पानी की बचत भी है। कम पानी में दलहनी फसलों से ज्यादा उपज हासिल की जा सकती है। अभिषेक राणा मिश्रित खेती भी करते हैं। अगर हम मिश्रित खेती में जाते हैं, जो उसकी वैल्यूएशन हम देखें कि जो वैल्यूएशन है उसकी, वो उससे कहीं ज़्यादा है। जब हम मिश्रित खेती करते हैं तो एक चीज़ हमारे को मतलब कि कोई जैसे कि मेरे पास गेंदे का फूल अभी गेहूं में लगा हुआ है, वो मैंने नियर अबाउट ज़्यादा नहीं 10,000 रुपये का फूल मैंने उसमें से निकाल के उसको सेल किया है। अब मेरी गेहूं अभी आने वाली है, उसके बाद मेरा अमरूद भी उसमें तैयार हो रहा है। घर के लिए मेरी मूली जो सब्जी यहाँ से मैं लेके जा रहा हूँ वो भी इसी प्लाट में लगी हुई है। तो मेरे हिसाब से अगर हम ओवरऑल उसकी एक कैलकुलेशन निकाले तो वो कहीं ज़्यादा है जी। हमारा कॉन्सेप्ट बन गया है रासायनिक के अंदर जाके खेती करने का कि यहाँ पे हमने अनाज को उगाया और सीधा उसको ट्राली में लोड किया, मंडी में ले गए और अकाउंट में हमारे पैसे आ गए। मिश्रित खेती में थोड़ा ऐसा है कि यहाँ पे थोड़ा अलग है। जैसे आपकी मार्केटिंग होएगी, आपकी स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें सेल होएंगी, वो धीरे धीरे करके आपके पास पैसे आएंगे, पर वो उससे कहीं ज़्यादा होते हैं वो पैसे कि अगर हम देखें कि एक तरीके से अगर हम 50,000 की जीरी खेत में से निकाल रहे हैं और अगर मिश्रित खेती की तरफ जाएँ वो कम से कम 50,000 रुपये का डिफरेंस आ जाता है। 1 लाख रुपये मिश्रित खेती से निकाल लेता हूँ जी। अभी हमारा 2016 और 17 का हमारा टोटल कैलकुलेशन था हमारी 10 एकड़ की ज़मीन के अंदर जो हम पैदावार कर रहे थे नियर अबाउट। और रिसेंटली जो अभी हमारा 2021-22 के अंदर हमने कैलकुलेशन किया है वो नियर अबाउट हमारा 7.5 से 8 लाख के बीच में लगभग डबल के रूप में ही वो हमारे को मिला है। यही नहीं, अभिषेक अपने खेत में मटर, मूली, अमरूद के अलावा फूलों की खेती भी करते हैं। आज से 3 साल पहले मेरी जो मुलाकात है डॉक्टर राजेंद्र जी से हुई, जो केवीके तेपला में एक एज ए ऑर्गेनिक के यहाँ पे हमारे साइंटिस्ट हैं। तो उन्होंने काफ़ी एक अच्छी रूपरेखा मेरे लिए तैयार की खेतों के लिए, कैसे उसका डिज़ाइन करके हमें उसमें मिश्रित खेती करनी है। उन्होंने मेरा काफ़ी सहयोग किया है और समय समय पे हमारे रमेश जी हैं, वो भी हम समय निकाल के हमारे पास आते रहे और आगे हमारे को हर तरीके की रूपरेखा बताते रहे किस तरीके से हम कर सकते हैं खेती में जी। इन्होंने हमसे संपर्क किया आज से 4-5 साल पहले और इन्होंने आके हमसे पूछा भी कृषि की क्या नवाचार और क्या नई तकनीकियां हैं जिनसे हम अपना मुनाफा बढ़ा सकें और हमारी
खेती भी सस्टेनेबल यानी कि सतत बनी रहे और रासायनिक खेती से हम किस तरह से जैविक कृषि की ओर हम आ पाएँ। तो इस सिलसिले में हमने प्रयास किए, उनको प्रशिक्षण दिया जैविक फार्मिंग के ऊपर और रासायनिक खादों का कम से कम उनको खाद यूज करने का प्रेरित किया और धीरे धीरे जाके उनकी खेती फिर ऑर्गेनिक खेती में तब्दील हुई और उसके बाद नेचुरल फार्मिंग की तरफ वो आए और इसी के परिणामतः वो आज पहले से यानी कि 16-17 से लेके और अब आज 20-21 में डबल से ज़्यादा मुनाफा अर्जित कर रहे हैं। तो ये था सेगमेंट कृषि स्टार्टअप। बता दें इसी के साथ कार्यक्रम में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। आप कहीं मत जाइए, हम जल्द ही हाजिर होंगे। बने रहिए दूरदर्शन किसान पर, देखते रहिए हमारा कार्यक्रम कृषि दर्शन। अन्नदाता किसानों की खुशहाली और उनकी आय में बढ़ोतरी के लिए भारत सरकार लगातार प्रयासरत है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के दूरदर्शी नेतृत्व में पिछले 7 वर्षों में खेती को आधुनिक और किसानों को आत्मनिर्भर बनाने के लिए कई निर्णय लिए गए हैं। छोटा किसान बने देश की शान, ये हमारा सपना है। देश के 80% से ज्यादा किसान ऐसे हैं जिनके पास 2 हेक्टेयर से भी कम जमीन है। अब देश में इन्हीं छोटे किसानों को ध्यान में रखते हुए कृषि सुधार किए जा रहे हैं, निर्णय लिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरुआत 24 फरवरी 2019 को माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के द्वारा की गई थी। पीएम किसान योजना का पूरा खर्च भारत सरकार वहन करती है। इसके तहत लाभार्थी किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सम्मान राशि 2,000 रुपए की 3 समान किस्तों में सीधे उनके बैंक खातों में हस्तांतरित की जाती है। अब तक 11 करोड़ से भी अधिक लाभार्थी किसानों के बैंक खातों में 1,58,000 करोड़ रुपए से अधिक की राशि सीधे ट्रांसफर की जा चुकी है। किस्तों की जानकारी किसानों को एसएमएस के माध्यम से दी जाती है। இப்போ நேரா நாங்க வந்து பேங்க்குக்கு ஆக்சுவல் போகும்போது அந்த பணத்தை நாங்க வித்ரா பண்ணிட்டு வந்து நாங்க விவசாயம் பண்ணிக்கிறோம்। इस मदद से बुआई के पहले अब किसानों को बीज, खाद, कीटनाशक और कृषि संबंधी अन्य जरूरतों के लिए साहूकारों के आगे हाथ नहीं फैलाना पड़ता। અને એના લીધે મારે કોઈ જોડે કે સગા સંબંધી કે મિત્રો જોડે મારે ઉછીના પૈસા લેવાની જરૂર પડતી નથી અને એનાથી હું સારી એવી खेती કરી શકું છું। इस योजना से मिले लाभ तथा आवेदन की स्थिति देखने के लिए पीएम किसान पोर्टल लॉन्च किया गया है। इस पोर्टल के माध्यम से पात्र किसान अपना पंजीकरण स्वयं करने के साथ साथ अब तक मिले लाभ और अपने आवेदन की स्थिति फार्मर्स कॉर्नर से देख सकते हैं। इस योजना का लाभ पात्र किसानों को ही मिल सके, इसके लिए इस प्रक्रिया को फूल प्रूफ बनाते हुए इसे आधार और इनकम टैक्स वेरिफिकेशन के साथ साथ फिजिकल वेरिफिकेशन से भी जोड़ा गया है। इसके अलावा किसानों की सुविधाओं और जानकारी के लिए पीएम किसान मोबाइल ऐप भी विकसित किया गया है। पीएम किसान सम्मान निधि योजना का लाभ देश के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के किसानों को मिल रहा है। इसे हासिल करके हमारा किसान सबल और आत्मनिर्भर हो रहा है। इस स्कीम ने हमारा भारत सरकार ने हमारा किसान के लिए बहुत बड़ा सम्मान दिया है। इसीलिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आत्मनिर्भर भारत की पहचान प्रगतिशील और समर्थ किसान। ब्रेक के बाद दूरदर्शन किसान के कार्यक्रम कृषि दर्शन में आप सभी का फिर से स्वागत। आइए अब नजर डालें फार्मिंग इंडिया सेगमेंट पर। किसान भाइयों बहनों, आज के हमारे सेगमेंट में हम बात करने वाले हैं केसीसी यानी कि किसान क्रेडिट कार्ड के बारे में। केसीसी हमारे किसानों का यानी आप लोगों का साथी है। कुछ लोग तो इससे जुड़े हुए हैं, लाभ ले रहे हैं, लेकिन अभी भी कुछ लोग अछूते हैं इसके ज्ञान से, इसके लाभ से। तो आइए उनको भी बताते हैं आखिर किसान क्रेडिट कार्ड योजना है क्या।
किसान क्रेडिट कार्ड योजना 1998 में शुरू की गई थी। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि गतिविधियों के लिए बिना किसी बाधा के समय पर ऋण उपलब्ध कराना था। भारत सरकार किसान क्रेडिट कार्ड के तहत किसानों को ब्याज पर 2% की आर्थिक सहायता देती है और समय पर ऋण चुकाने वाले किसानों को 3% की प्रोत्साहन छूट देती है। इस तरह केसीसी पर सालाना ब्याज दर 4% आता है। सभी योग्य किसानों को उनके कृषि कार्यों के लिए आसानी से और समय पर कृषि ऋण प्रदान किए जाएं, ये सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने किसान क्रेडिट कार्ड योजना शुरू की। इसका उद्देश्य किसानों को कृषि के लिए उत्पादक सामग्रियों जैसे बीज, उर्वरक और कीटनाशक आदि खरीदने के लिए सक्षम बनाना है। सरकार ने किसानों के हित में बड़े कदम उठाते हुए 2019 में केसीसी में ब्याज दर में आर्थिक सहायता का प्रावधान शामिल करते हुए इसका लाभ डेयरी उद्योग समेत पशुपालकों और मछली पालकों को भी देने की व्यवस्था सुनिश्चित की है। किसान क्रेडिट कार्ड के दायरे में किसानों को लाने के लिए फरवरी 2020 से एक विशेष अभियान चलाया जा रहा है। वर्ष 2012 से केसीसी योजना को और सरल बनाया गया है। इसके तहत लाभार्थियों को एटीएम सक्षम डेबिट कार्ड के प्रावधान सहित एक बार में दस्तावेजीकरण की सुविधा, सीमा में निर्माण लागत में वृद्धि और सीमा के भीतर कितनी भी संख्या में निकासी आदि की सुविधाएं दी गई हैं। सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और नाबार्ड से प्राप्त सूचना के अनुसार इस अभियान के तहत 29 जनवरी 2021 तक देश भर के किसानों को 1.76 लाख करोड़ रुपए की खर्च सीमा के साथ 187.03 लाख केसीसी स्वीकृत किए गए हैं। किसान क्रेडिट कार्ड की वजह से किसान अपनी फसल का बीमा भी करवा सकते हैं, जिस किसी भी कारण से अपनी फसल नष्ट होने पर उनको मुआवजा भी दिया जाता है, जैसे बाढ़ की स्थिति में फसल का डूब के नष्ट हो जाना या सूखा पड़ने पर फसल का जल जाना आदि सुविधाओं में यह किसान क्रेडिट कार्ड बहुत ही ज्यादा काम आता है। इसकी वजह से किसान लाभ उठा सकते हैं। सस्ती ब्याज दर पर लोन उपलब्ध कराने के इस अभियान से न सिर्फ किसानों की आय में बढ़ोतरी होगी, बल्कि इससे ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी और कृषि तथा इससे जुड़े क्षेत्रों में उत्पादन बढ़ेगा। साथ ही हमारे देश के लिए खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने की दिशा में भी इस मुहिम की विशेष भूमिका होगी। तो किसान भाइयों बहनों, ये था हमारा आज का कार्यक्रम कृषि दर्शन। उम्मीद करते हैं आज के कार्यक्रम में दी गई जानकारियां आपके लिए जरूर लाभकारी साबित हुई होंगी। चलते चलते एक विशेष जानकारी आप तक पहुंचा दें। हमारा ये कार्यक्रम दोबारा आप देख सकते हैं। टीवी स्क्रीन पर दिखाए जा रहे क्यूआर कोड को स्कैन कर लीजिए, सीधा पहुंच जाएंगे हमारे यूट्यूब चैनल पर। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। ईमेल आईडी है हमारी krishidarshan@gmail.com। आप हमारा पता भी नोट कर लीजिए। पता है हमारा कृषि दर्शन, कमरा नंबर 59A, CPC दूरदर्शन, खेलगांव, नई दिल्ली 110049। तो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। अगले अंक में हम फिर होंगे हाजिर। आप बने रहिए दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार। मलयाचल के आंचल